आज का शो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। आपने आखिरी बार अपनी शुगर कब टेस्ट की थी? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपनी शुगर टेस्ट नहीं की होगी। कई लोगों ने सालों पहले की होगी। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब कोई दिक्कत महसूस ही नहीं हो रही तो शुगर टेस्ट क्यों करें? जायज़ सवाल है। आपको पता है, हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पिछले साल यानी साल 2023 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मामले थे और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं। ये इतने मामूली हैं कि लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। पर अगर लंबे वक्त तक डायबिटीज़ का इलाज ना किया जाए, उसे कंट्रोल ना किया जाए, तो आपके शरीर के हर अंग पर असर पड़ता है। आज सेहत के स्पेशल एपिसोड में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि डायबिटीज़ से होने वाली समस्याओं और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय सरन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुर से। डॉक्टर प्रसून रस्तोगी, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उजाला सिग्नस नोबल हॉस्पिटल, कानपुर से। और डॉक्टर शालिन शाह, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, गुजरात डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन फाउंडेशन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर प्रसून से है। डॉक्टर प्रसून, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना रूटीन शुगर टेस्ट नहीं कराते हैं, और जब रूटीन शुगर टेस्ट नहीं कराते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है, और जब मालूम ही नहीं कि बीमारी है तो फिर इसका इलाज क्या लेंगे। तो अगर लंबे वक्त तक डायबिटीज़ का इलाज ना लिया जाए तो आगे जाकर किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, लंबे समय तक अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े रहें एक स्तर के ऊपर तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जो जैसे हमें पता है, डायबिटीज शरीर के हर अंग को इफेक्ट करती है। स्टार्टिंग ऊपर से शुरू करते वक्त जैसे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, हमारे हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है, आंतों, लिवर, सब पे इफेक्ट डालती है। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इवन सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है, बोन, मसल, सब, स्किन, सब पे इफेक्ट रहता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या सबसे आम तौर पे जो इफेक्ट आने शुरू होते हैं या सिम्टम आने शुरू होते हैं वो है हमारे नर्वस सिस्टम पे। जो हमारे नसों पे जब डायबिटीज इफेक्ट करती है तो हमारी नसों में झंझनाहट, सूनापन या जलन जैसे प्रभाव आ सकते हैं, और हमारे पैरों में या हाथों में दर्द का अनुभव हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर संजय, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि डायबिटीज़ और उससे जुड़ी जो बहुत ही आम समस्याएं हैं, अगर हम अपने देश की बात करें, खासतौर पे हिंदुस्तान की, ये कितनी आम है? जैसा कि हम देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस अपने भारत देश में बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे देश में डायबिटीज चाइना के बाद सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। और इतना कॉमन डायबिटीज क्योंकि हमारे जो जीन्स है कुछ ऐसे जो प्रीडिस्पोज करते हैं डायबिटीज को, जिसको हमारा फिनोटाइप पर्टिकुलर ऐसा है कि जिसमें हमारी बॉडी फैट, विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है। तो सेम बीएमआई अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखेंगे हम तो उनके डायबिटीज की प्रिवलेंस वहां पे कम होती है और अपने यहाँ पे ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पे अभी भी अपने देश भारत में अराउंड 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोसिस है, जो कि बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे। और इसी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज की वजह से होते हैं, वो भी हमारे देश में काफी कॉमन है। काफी कॉम्प्लिकेशन अनडिटेक्टेड रहते हैं, जैसे रेटिनोपैथी है, काफी सेल्फ रिपोर्टेड रेटिनोपैथी जो हमारे देश में देखी गई है वो अराउंड 17 से 18% के आसपास होती है डायबिटीज मेलाइटस में, जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 30%। सेल्फ रिपोर्टेड हमारे देश में अगर हम किडनी प्रॉब्लम देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है वेस्टर्न पॉपुलेशन की बजाय। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत जल्दी नहीं बनता, बहुत लेट बनता है डायग्नोसिस, इसलिए हमको ज्यादातर प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जाके न्यूरोपैथी भी होती है जो अराउंड 30% लोगों को होती है। न्यूरोपैथी ऐसा कॉम्प्लिकेशन है की जो डायबिटीज डायग्नोसिस होने से पहले भी हो जाता है, उसका डायग्नोसिस हो जाता है कि पैरों में प्रॉब्लम हो रखी है, जैसा डॉक्टर प्रसून ने बताया। और तीसरा फिर मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हार्ट डिजीज वगैरह होती है, लकवाना, पेरिफेरल जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी डिजीज होती है, वो भी बहुत कॉमन होती है। हार्ट डिजीज देखते हैं कि अराउंड 60% डायबिटीज के लोगों में हार्ट डिजीज होती है और 80% मेनली पर्टिकुलरली ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हार्ट की वजह से ही जो डेथ होती है वो होता है। कुछ लोगों में पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज होती है जिसमें पैरों में अल्सर बन जाते हैं, आगे जाके पैरों में खून का प्रवाह रुक जाता है, गैंग्रीन होती है।
कुछ लोगों में हमारे लकवा आना ये सब हो जाता है, जिसमें ब्रेन अटैक भी बोलते हैं जिसको। ये सब कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के बहुत कॉमन है हमारे देश में। पर्टिकुलरली हमारे जीन्स ऐसे, चाहे हम इंडिया में रहें चाहे हम दूसरे देशों में रहें, हमारे जीन्स ऐसे जो डायबिटीज को प्रीडिस्पोज करते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रीडिस्पोज करते हैं। शायद तभी हमें डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ एज अ बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो आप कह रहे हैं इसके पीछे वजह हमारी जीन्स हैं? या हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है, जो कि काफी हद तक हम काफी सारे जीन्स को देख भी चुके हैं कि जो हमारे जीन्स पर्टिकुलरली इंडियन, साउथ ईस्ट एशियंस, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आती है, इनमें ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया, मुख्यतः पे देखा गया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक डिजीज होती है वो बहुत कॉमन इन देश के लोगों में। और हम देखते हैं कि हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस, जो हमारी कमर है, वो बहुत ज्यादा होती है वेस्टर्न पॉपुलेशन के बजाय, सेम बीएमआई पे। डॉक्टर शालन, हमारे देश में जो अनट्रीटेड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इसके पीछे सबसे आम वजह क्या है? और ऑल्सो मैं अपने ऑडियंस को एक बार ये समझाना चाहूँगी कि अनट्रीटेड डायबिटीज़ वो होती है शायद जिसका इलाज आपने ना लिया हो, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वो है जो कि कंट्रोल में ना हो। डॉक्टर शालन, क्या मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, एब्सोल्युटली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा डेटा है कि ऑलमोस्ट 70% इंडियंस जिनको पता है कि उनको डायबिटीज है, उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। बोले तो उनका जो HbA1c, जो 3 मंथ्स का जो सरेराश यानी एवरेज शुगर इज मोर देन 7%। तो ऐसा हमारे पास डेटा है। प्लस देयर इज डेटा कि जो बताता है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो उसके काफी सारे रीजन है, पर मैं मुख्य 2 जो कारण बताऊंगा वो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड लैक ऑफ फॉलो अप विथ अ डॉक्टर। गाइडेंस यानी कुछ एज के बाद, आफ्टर 35 एज ऑफ, जैसे सर ने बताया, बिकॉज हम प्री डिस्पोज है टू गेट डायबिटीज और अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो थोड़े थोड़े साल पे हमें हमारे शुगर्स, जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, ये सब रेगुलरली स्क्रीन करवाना चाहिए, स्पेशली जब अगर फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी का और सारे रिस्क फैक्टर्स है। तो वी कैन पिक अप डायबिटीज एट एन अर्लियर स्टेज। अब जिनको ऑलरेडी पता है उनको कई बार दे आर नॉट गोइंग टू द राइट डॉक्टर्स, उनको पता नहीं है कि डायबिटीज के लिए किनको दिखाना है। फॉलो अप जो 3 to 4 मंथ्स में डायबिटीज के पेशेंट्स को फॉलो अप करना चाहिए, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि जो दवाई पे आज कंट्रोल में है तो 3-4 महीने पे वही दवाई पे वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि बीच में काफी सारे इवेंट्स हो जाते हैं। आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई लाइफस्टाइल में यानी कोई खाने पीने में ऊपर नीचे हो सकता है। तो सेम दवाई से आपका 3-4 मंथ्स में नॉर्मल रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर स्क्रीनिंग, ये 2 चीज ऐसी है कि जो हमारे कंट्री में अभी तक इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अनट्रीटेड एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की मात्रा काफी ज्यादा है। डॉक्टर शालन, शुगर के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? मैंने जो सुना है, एक तो रैंडम होता है जो आप दिन में किसी भी समय करवा सकते हैं, एक फास्टिंग होती है जो आपको खाली पेट करवाना चाहिए। आप अगर इन 2 टेस्ट के बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि इनकी रीडिंग क्या होनी चाहिए। नॉर्मल रीडिंग किसे कहते हैं? सो नॉर्मल जो रीडिंग, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी सुबह एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग के बाद जो रीडिंग आना चाहिए वो लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद या जो PP2BS जो लैब में अक्सर 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के जो करते हैं, वो 140 के नीचे आना चाहिए। अगर आपका रैंडम शुगर 200 के ऊपर, आपका फास्टिंग शुगर 126 या उसके ऊपर हो, और या आपका पोस्ट मील शुगर 200 के ऊपर है, तो ये दिखाती है कि ये डायबिटीज होने की संभावना है। हालांकि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जैसे HbA1c, जो 3 मंथ्स का आपको एवरेज शुगर दिखाती है, कि जो आपको इवन आउट करके देती है जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उससे हम बता सकते हैं कि वेदर डायबिटीज है कि नहीं। वो अगर रीडिंग 6.5% से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। और ये शुगर टेस्ट आपको हर कितने समय में करवाना चाहिए? सो फॉर अ डायबिटिक पर्सन, जो HbA1c है, इट इज रिकमेंडेड कि एवरी 3 to 4 मंथ्स वो करवाना चाहिए फॉर मॉनिटरिंग। और बाकी जो सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें जो डायबिटिक्स है वो लैब में करवाए, वो घर पे भी ग्लूकोमीटर से एज पर डॉक्टर एडवाइस, वो हर एक पेशेंट के लिए एडवाइस अलग होती है। फॉर पीपल के जिनका दोज हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, तो उनको आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज एवरी 2 to 3 इयर्स अपने नॉर्मल जो हेल्थ चेकअप्स में जो टेस्ट होते हैं फास्टिंग शुगर्स खाने के बाद वाले, एवरी 2 to 3 इयर्स करवाने चाहिए। डायबिटिक्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली करवाने पड़ेगा। डॉक्टर संजय, हमने अक्सर डॉक्टर्स से ही ये सुना है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको दिल की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अब जो लोग हैं जो डायबिटीज़ टेस्ट ही नहीं करवाते, जिनको पता ही नहीं चलता उनको डायबिटीज़ है, आगे जाकर उनके दिल को किस तरह का नुकसान पहुंचता है या किस तरह की बीमारियां होती हैं दिल की?
डायबिटीज में जैसे मैंने कहा था कि मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन होते हैं और अपने देश के लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा फिनोटाइप ऐसा है कि जहाँ पे हमें विसरल फैट ज्यादा होता है, इस वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और बहुत सारे जीन्स ऐसे देखे गए हैं कि जिसे पर्टिकुलरली हमें मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस उन जीन की वजह से भी ज्यादा होता है। अब ये रहता है कि डायबिटीज के लोगों को क्या हर एक व्यक्ति को टेस्ट कराना चाहिए हार्ट डिजीज के लिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए आंसर नहीं करना चाहिए। अगर जो हाई रिस्क पेशेंट्स है, जिनको रिस्क है हार्ट डिजीज की, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन लाइक लकवा आने की, हार्ट डिजीज की, या फिर अपनी पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज की, जिनमें गैंग्रीन हो सकती है पैरों में, जिनके हाई रिस्क है उनको टेस्ट करवाना चाहिए। लाइक लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, जिनके लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब रहती है, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और जिनको ऑलरेडी माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, ऐसे लोगों को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अदरवाइज जिन लोगों को मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं या उनको लगता है उनके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना या फिर सांस फूलना, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको नमनेस लगता है आधा बॉडी पार्ट में या फेस की तरफ कहीं भी, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़े, डॉक्टर्स को लगता है, तो वो टेस्ट करेंगे। अदरवाइज अननेसेसरीली बिना बात के हर एक इंसान को जिसको डायबिटीज हो उनको हार्ट डिजीज के लिए टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली लिपिड प्रोफाइल और कुछ टेस्ट होते हैं, डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो हम एवरी ईयर करते ही हैं डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स। हम हो सकता है 6 मंथ्स बाद में रिपीट भी करें, लेकिन हर एक पेशेंट को हार्ट के लिए अलग से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर के टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। डॉक्टर संजय, मैंने ये भी सुना है कि डायबिटीज़ से केवल दिल ही नहीं, किडनी पर भी असर पड़ता है। तो डायबिटीज़ से किडनी को किस तरह का नुकसान होता है? या डायबिटीज पे जैसे कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटिनोपैथी जिसमें आंख का पर्दा पर्टिकुलरली खराब होता है, और न्यूरोपैथी जिसमें हमारे पैरों की हाथों की नसें खराब होती है। इसी तरह से किडनी भी एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होता है डायबिटीज का, जिसके अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज होती है। हमारी किडनी खराब होती है धीरे धीरे, ये कॉम्प्लिकेशन होने में करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं। और सबसे पहले इसमें हम माइक्रो एल्बुमिन चेक करते हैं, जो कि हर साल हम हर पेशेंट का चेक करते हैं जिसको डायबिटीज मेलाइटस होती है। टाइप 2 डायबिटीज में बड़े लोगों में जो डायबिटीज होती है उसमें हम पाँच हर 1 साल से चेक करते हैं, और टाइप 1 जो बच्चों में होती है उसमें हम पहले 5 साल नहीं चेक करते हैं, उसके बाद हर साल चेक करते हैं कि माइक्रो एल्बुमिनुरिया हुआ। तो डायबिटीज में किडनी डिजीज की स्टेज होती है, पहले माइक्रो एल्बुमिनुरिया होता है, फिर उसके बाद में उनकी जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो किडनी पानी को छानती है, अपने ब्लड को छानती है, उसकी रेट धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर उसके बाद में ये होता है सब, जो कि प्रोग्रेसिव रहता है। आजकल बहुत सारी मेडिसिन है जिससे प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, तो ये सब होता है। तो किडनी डिजीज की वजह से डायबिटीज में हार्ट की डिजीज की प्रिवलेंस बढ़ जाती है, और भी दूसरी बीमारियों की प्रिवलेंस बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज बहुत बड़ा कारण है किडनी डिजीज का, जिसमें आगे चल के किडनी एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं इसके अंदर। तो ये सब एक बर्डन है। किडनी डिजीज डायबिटीज में होने के बाद में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज, जिसमें हम किडनी डिजीज को हम हार्ट डिजीज के इक्विवेलेंट मानते हैं डायबिटीज में। तो जो चीजें हार्ट डिजीज होने के बाद में, सपोज किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या चलेगा डायबिटीज में, वैसा ही अगर किडनी डिजीज होती है तो उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जाता है, क्योंकि किडनी डिजीज की वजह से किडनी तो फेल होती है, साथ में हमारे मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर प्रसून, मैंने बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये देखा है कि उनके पैरों पर घाव होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फुट इन्फेक्शन, इसको डायबिटिक फुट इन्फेक्शन कहते हैं, ये डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत आम है। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, इनके फुट इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट में होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कि उनमें नसों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके पैर में सूनापन रहता है। मतलब उनको जब ठोकर लगती है या चोट लगती है उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें चोट लग गई है, तो वो घाव धीरे धीरे नासूर बन जाता है और डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा मेन कारण है कि उनमें, जैसे सर ने बताया, कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो जाती है, जिससे कि पैरों में खून पहुंचाने वाली जो नसें, रक्त कोशिकाएं हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता पैरों में, और
घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है। जो आपके और हमारे पैर में अगर चोट लगे, जो नॉन डायबिटिक्स हैं, तो उसमें घाव जल्दी भर जाएगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में नसों में कमजोरी या नसों में खून का दौरान कम होने के कारण वो घाव ठीक से नहीं भर पाते। और तीसरा कारण है कि डायबिटीज वाले मरीजों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका मतलब अगर घाव हो भी गया तो नॉर्मल इंसान जो नॉन डायबिटिक है उसमें घाव जल्दी भर जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स में चेंजेस आ जाते हैं डायबिटिक पॉपुलेशन में। इस वजह से उनके घाव टाइम से नहीं भरते, इसलिए वो घाव काफी दिनों तक रहता है और नासूर बन जाता है और डायबिटिक फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर शालिन, मेरा एक सवाल ये है कि हमने बहुत बार डायबिटिक न्यूरोपैथी ये शब्द बहुत सुना है। अगर आप हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में ये समझा दें इसका मतलब क्या होता है और हमारी जो डेली लाइफ है उस पर इसका क्या असर पड़ता है? न्यूरोपैथी भी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि जो काफी पेशेंट्स को एट डायग्नोसिस होता है कि ऑलमोस्ट 15 to 20% पेशेंट्स को जब डायबिटीज डायग्नोस होता है तब उनमें ऑलरेडी न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स है वो ऑलरेडी होते हैं। न्यूरोपैथी यानी हमारे पैरों की जो हर एक जो नस होती है वो अलग अलग सेंसेशंस अलग अलग नसें कैरी करती है, कि जैसे ध्रुजारी नापने की जो क्षमता है, ठंडे गर्म पता चलने की जो नस है, कुछ आपको चोट लग जाए तो कोई हर एक सेंसेशन अलग नस कैरी करती है। तो डायबिटीज में कुछ ऐसी नसें है कि जैसे वाइब्रेशन की जो नस है वो पहले इफेक्ट होती है और फिर धीरे धीरे आगे जाके जो ठंडा गर्म नापने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जो आप अगर स्लीपर पहने तो आपको कुछ लोगों के स्लीपर अपने आप निकल जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। चोट लगे फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता है, ब्लीडिंग होता है उसके बाद पता चलता है। तो ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब डायबिटीज लॉन्ग टाइम यानी काफी लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो धीरे धीरे एक के बाद एक नस इफेक्ट होती है। तो ये सब अगर हम स्क्रीन करें तो ऑलमोस्ट यानी 60-70% लोगों में कुछ ना कुछ न्यूरोपैथी के सिम्टम्स रहते हैं। और ये डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि डायबिटीज अच्छे से मैनेज रखो, HbA1c 7% के नीचे रखो, और जिनको न्यूरोपैथी के स्क्रीनिंग के वक्त दिक्कत मालूम होती है उनको पहले से क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कि टोनेल्स कैसे कट करने हैं, कौन से टाइप ऑफ फुटवेयर उनको पहनने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सब हम पहले से उनको बता सकते हैं। डॉक्टर संजय, हमने बात कर ली कि डायबिटीज़ से किडनी पर क्या असर पड़ता है, हमने ये भी बात कर ली कि डायबिटीज़ से दिल पर क्या असर पड़ता है, पर डायबिटीज़ से आँखों पर भी असर पड़ता है। तो अगर आप हमारे ऑडियंस को ये समझा दें कि किस तरह का असर पड़ता है और आँखों की रोशनी और डायबिटीज़ के बीच में कनेक्शन क्या है आखिर? देखो, डायबिटीज में आंखों में बहुत तरीके से फर्क पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है बॉडी का, और इनमें फर्क पड़ रहा है तो बॉडी बहुत बुरी तरह से हमारे लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है। आंखों में अगर हम आगे से पीछे तक देखें तो हर एक पार्ट आंख का डिस्टर्ब होता है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज की वजह से आंखों में अगर ऊपर जाए तो हम कंजक्टिवाइटिस होती है, जो हमारे कंजक्टिवा होता है वो होती है, जिसमें आंखों में रेडनेस होती है, पेन होता है। इसके पीछे यूवाइटिस भी डायबिटीज में कॉमन होती है, जिसमें हमारी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर उसके पीछे जाए तो रेटिनोपैथी होती है। पर्टिकुलरली डायबिटीज को रेटिनोपैथी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको रिवर्ट वापस ठीक नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया। आगे कोशिश कर सकते हैं कि इसको प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ लेजर करके थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं। पूरी तरह इसको रोकना मुश्किल होता है। रेटिनोपैथी की वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें हमारे ब्लड की वेसल्स होती है खून की, जिसके अंदर छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं, या फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, जो जिनको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, माइक्रोनिज्म, वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद में उनके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो माइक्रोनिज्म फटने से विट्रस हिमरेज में आंखों के अंदर ब्लड निकल जाता है, ब्लड हिमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा विजन बिल्कुल बंद हो जाता है। दूसरा होता है कि जब छोटे छोटे जो हमारी आंखों की खून की नलियां होती है उसके अंदर थक्के जम जाते हैं, उसकी वजह से दूसरी खून की नलियां बनने लग जाती हैं, छोटे छोटे दूसरी नलियां, उसकी वजह से भी हमारा विजन बहुत हैम्पर होता है। और दूसरा, उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो ये रेटिनोपैथी बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज में, जिसको हम एनपीडीआर और पीडीआर दो में डिवाइड करते हैं। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और एक होती है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। दोनों ही डेंजरस होती है। बाकी जो दूसरी होती है, यूवाइटिस हो गया हमारी आंखों में, और
हमारी लिड्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ये सब कॉमन होते हैं, क्योंकि डायबिटीज में जैसा डॉक्टर प्रसून ने बताया कि कीटाणु से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से आंखों के इन्फेक्शंस भी डायबिटीज में बहुत कॉमन होते हैं। ड्राई आइज भी होती है डायबिटीज की वजह से, जो कॉमनली देखने को मिलती है काफी पेशेंट्स में। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज की वजह से। मेहंदी कैटरेक्ट, जो मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं, वो भी प्रीमेच्योर बहुत जल्दी हो जाता है। इवन हम टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में देखते हैं जिसमें मोतिया हो जाता है, जिनका मोतिया का ऑपरेशन करना पड़ता है। इवन बच्चों को डायबिटीज हुए इवन 5 साल 10 साल होते हैं, तब भी उनको मोतिया हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है जो आंखों में डायबिटीज में होते हैं। पर्टिकुलरली हर एक पार्ट आंख का डायबिटीज की वजह से अफेक्ट होता है। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर। मुझे तो आप लोग की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका असर शायद आपके शरीर के हर अंग पे पड़ता है। डॉक्टर प्रसून, मेरा सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज़ से होने वाली जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये समस्याएं हैं, इनको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से लड़ने का या उनको ना होने देने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने ब्लड शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें। और जब आप इन्हें कंट्रोल रखेंगे तो सारी होने वाली समस्याएं कम रहेंगी। और दूसरी चीज, नियमित रूप पे, जैसे सर बता रहे थे कि नियमित रूप से आपको इसका चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे सर ने बताया था कि नेफ्रोपैथी का चेकअप टाइप 2 डायबिटीज में हर साल करवाना चाहिए, और टाइप 1 डायबिटीज में 5 साल की डायबिटीज होने के बाद हर साल कराना चाहिए। और रेटिनोपैथी का एग्जामिनेशन भी ऐसा ही है, हर साल आपको कराना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितनी तीव्रता है आपकी रेटिनोपैथी की। और बाकी न्यूरोपैथी पे भी रोकथाम हम ऐसे पा सकते हैं कि अगर शुगर और बीपी कंट्रोल रहेगा तो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। बाकी बचा मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे सर बता रहे थे, तो उससे भी लड़ने का यही पुख्ता इलाज है कि आप बीपी और शुगर कंट्रोल रखिए और उससे होने वाले सिम्टम्स के लिए सतर्क रहें। कि अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा देर तक बढ़ा रहता है, या आपको खड़े होने पे चक्कर ज्यादा आते हैं, या दिल की धड़कन कभी बहुत तेज हो जाती है, तो ये सब वार्निंग साइंस है, रेड फ्लैग साइंस हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जागरूकता ही बिल्कुल इसका निदान है। जितने जागरूक आप हैं, अगर आप अपने फिजिशियंस और डॉक्टर्स की बात पूरी तरह से मानते हैं, तो आप इसके कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक बचे रहेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। डॉक्टर शालिन, हमारा जो लाइफस्टाइल है, इसमें किस तरह के बदलाव करके हम जो डायबिटीज़ से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो समस्याएं हैं, उनका रिस्क कम कर सकते हैं? क्या है वो बदलाव? जो भी जीवन शैली में, जो भी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस करेंगे, इवेंचुअली एम वही रहेगा कि डायबिटीज कंट्रोल में आए। क्योंकि आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं प्रिवेंट कर सकते अनलेस आप इवेंचुअली डायबिटीज को कंट्रोल करते हो। जैसे मैं मानता हूँ डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इट्स लाइक टेबल के जिसके 4 पिलर होते हैं। उसमें से डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फॉलोअप और दवाई है, ये 4 मेन पिलर है। डाइट में पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक्स में इट इज रिकमेंडेड कि अराउंड 45 to 55-60% कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए, 15 to 20% प्रोटीन्स का इंटेक होना चाहिए, अराउंड 25% जितना फैट्स का इंटेक होना चाहिए। तो वो एक प्रपोर्शन है जो हमें मेंटेन करना, क्योंकि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है और उसकी वजह से फिर डायबिटीज में भी एडवर्स इफेक्ट्स होती है। प्रोटीन इंटेक हमारा काफी कम होता है, तो हमें थोड़ा प्रोटीन इंटेक पे वर्क करना चाहिए। शुगर इंटेक, जैसे फॉर नॉन डायबिटिक्स प्रिवेंशन के लिए यानी फॉर मेल्स 36 ग्राम से कम पर डे और फीमेल्स में 28 ग्राम्स पर डे शुगर इंटेक होना चाहिए। ये इन लोगों के लिए हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा रिकमेंडेड है कि 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग या इक्विवेलेंट एक्सरसाइज कोई भी हो जिसमें आप एक्टिव रहे, ऐसी एरोबिक एक्टिविटी रहे। तो ये सब चीजों से आप अपना डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हैं और इवेंचुअली उसके कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच के रह सकते हैं। डॉक्टर संजय, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या आप हमें कुछ घरेलू नुस्खे बता सकते हैं? ये हमारी डाइट से जुड़े हो सकते हैं, हमारी रोज़ की आदतों से जुड़ी हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ नुस्खे आप हमें बता दें। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी जैसे डॉक्टर शालिन बता चुके हैं कि हमको डाइट और एक्सरसाइज 2 पिलर है मेन, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिसिन ले या ना ले, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी बिल्कुल भी।
और कॉम्प्लिकेशंस डिले करने हैं या फिर उनको प्रिवेंट करना है या फिर उनको उनका प्रोग्रेशन डिले करना है, तो हमको डाइट और एक्सरसाइज इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट में हमको भरपूर मात्रा में सैलेड लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। फ्रूट्स भी करीब करीब सारे फ्रूट्स रिकमेंडेड है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर्स कम होते हैं, वो हमको थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, 100 ग्राम्स तक ले सकते हैं एक बार में। अगर आप दिन में नाम ले लें, अगर आप नाम से बता दें। जैसे हमको केला होता है, आम होता है, चीकू है, ये सब हम खा सकते हैं डायबिटीज में, लेकिन हमको एक बार में 100 ग्राम खाना चाहिए। 100 ग्राम करके हम दिन में 3-4 बार खा सकते हैं, लेकिन एक साथ हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बाकी दूसरे फ्रूट्स जिसमें हमारे फाइबर्स बहुत ज्यादा हो, हम कितना भी खा सकते हैं। सैलेड हम बहुत मात्रा में खा सकते हैं। हमको डाइट बिल्कुल लिमिटेड लेनी चाहिए, जितना हमारी बॉडी रिकमेंड कर रही है, जो डिपेंड करता है बीएमआई, पेशेंट का बीएमआई पे, तो उतनी हमको डाइट लेनी चाहिए। यूजुअली हमको थोड़ा कैलोरी डेफिसिट रहना चाहिए और सैलेड फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। जैसा कि एज डायबिटीज यूजुअली एजिड पर्सन में होती है, जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, 60-70 ईयर्स। हम जानते हैं जैसे डायबिटीज के लिए मतलब एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, तो ओल्ड एज में डायबिटीज होती है, तो ओल्ड एज में लोगों को हमेशा दूध पीना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम पीना चाहिए। पेशेंट यूजुअली फीमेल्स होती है, पोस्ट मेनोपॉजल होती है, तो यूजुअली इनको दूध तो बहुत जरूरी होता है लेना। तो ये सब डाइट का हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है हमारा शुगर पे पर्टिकुलरली। तो शुगर डायबिटीज में वैसे हम 15 ग्राम्स तक शुगर खा सकते हैं, सिंपल शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल रहना चाहिए। सब हमारा पता रहना चाहिए हमको, कितना हम किस टाइम पे कैसे खा रहे हैं, ये रहना चाहिए। तीसरा फिर हमारा था एक्सरसाइज पे। जैसे डॉक्टर शालीन ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमको 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो ब्रिस्क वॉकिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक्सरसाइज, जो स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो भी हम खेल सकते, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, जो हमारे लिए इजी हो, इजीली हम खेल सके, वो करना चाहिए। हम डायबिटीज के पेशेंट्स को बोल देते हैं कि आपको रोज घूमना है, लेकिन उनके आसपास कहीं कुछ घूमने का पार्क भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे घूमेंगे वो? तो उन ऐसे लोगों को हमको बैडमिंटन खेल सकते हैं या कुछ और इक्विवेलेंट एक्सरसाइज जो वहाँ पे फिजिबल हो, वो सब कर सकते हैं। और तीसरा होता है फॉलो अप। अगर पेशेंट रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाएंगे, तो डॉक्टर्स उनको प्यार से डांट करके, जलील करके, कैसे भी करके उनको लाइन पे ले आएंगे। तो रेगुलर फॉलो अप रहना चाहिए पेशेंट का हमेशा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं फिर से जानना चाहूँगी। आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन कौन से फल खाने चाहिए। खाने की क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जियां हो गई, फल हो गए, या कुछ भी जो डायबिटीज़ के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए मिठाई के अलावा? या जैसा कहते हैं, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद या इनसे बनी मिठाई हमको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज में। और दूसरा होता है कि फ्रूट्स में जैसे होता है, मेलन्स होते हैं, वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन्स होते हैं, ये हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें ज्यादातर अराउंड मोर देन 90% तो इनमें वाटर होता है, जिसमें अंदर फ्रक्टोज भी होता है, इवन ग्लूकोज भी होता है, जिससे शुगर शार्पली इंक्रीज होता है। तो ये सब हमको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। बाकी स्वीट डिपेंडिंग ऑन द ब्लड शुगर लेवल ऑफ पेशेंट्स की कितना आ रहा है, पेशेंट कितना ध्यान रखता है अपना डाइट का, तो हम 1-2 स्वीट्स अलाउ करते हैं पेशेंट्स को। आप 1 स्वीट पर डे या 2 स्वीट एक मॉर्निंग में, इवनिंग में खा सकते हैं, क्योंकि बशर्ते उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहनी चाहिए। डॉक्टर शालिन, डॉक्टर संजय और डॉक्टर प्रसून, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपने जो जानकारी दी है वो हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगी। थैंक यू।